नमस्कार। ज़िला विधिक सेवा प्राधिकरण बिलासपुर हिमाचल प्रदेश के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण का टोल फ्री नंबर है 15100। इसके अतिरिक्त बिलासपुर में हमसे संपर्क साधने के लिए आप डायल कर सकते हैं 01978221452 अथवा 01978224887। घुमारवीं समिति से संपर्क साधने के लिए आप डायल करें 01978254080। जीवित या निर्जीव, भौतिक, रासायनिक और अन्य प्राकृतिक वस्तुओं का समावेश, जिनके बीच कई परस्पर क्रियाएं रहती हैं, मिलकर एक पर्यावरण बनाती हैं जिसमें मानव जीवन संभव है। पर्यावरण में जानवरों, पौधों, पानी, मिट्टी और अन्य जीवित व प्रकृति में मौजूद कई गैर जीवित चीज़ों के बीच परस्पर क्रियाएं हैं। क्योंकि सब कुछ किसी और चीज़ के इस माहौल का एक हिस्सा है, इसलिए हम विभिन्न चीज़ों के बारे में बात करते हुए पर्यावरण शब्द का प्रयोग करते हैं। विभिन्न क्षेत्रों के लोग इस शब्द का अलग अलग तरह से प्रयोग करते हैं। पर्यावरण हर जीव के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। इसके बिना कोई भी जीवित नहीं रह सकता। ये बहुत मायने रखता है क्योंकि ग्रह पृथ्वी मानव का एकमात्र घर है। यह भोजन, हवा, पानी और अन्य लाखों चीज़ें प्रदान करता है। मानवता की संपूर्ण जीवन सहायक प्रणाली पूरी तरह से पृथ्वी पर रहने वाली सभी प्रजातियों की भलाई पर निर्भर करती है। हम इसे जीवमंडल कहते हैं। बायोस्फीयर का अर्थ है एक वैश्विक पारिस्थितिक प्रणाली जिसके तहत सभी जीवित चीज़ें अपेक्षाकृत एक दूसरे पर निर्भर होती हैं। जीवन के संरक्षण के लिए पर्यावरण का संरक्षण अति आवश्यक है तथा इसी कारणवश अनेक कानून समय समय पर पर्यावरण की रक्षा के लिए बनाए गए हैं। विधिक सेवा प्राधिकरण ज़िला बिलासपुर की ओर से इसी प्रकार के कुछ महत्वपूर्ण कानूनों के बारे में यह जानकारी आपके समक्ष प्रस्तुत है। भारत के संविधान में यह स्पष्ट रूप से कहा गया है कि राज्य का कर्तव्य है कि वह पर्यावरण की रक्षा और सुधार, देश के वनों और वन जीवों की रक्षा करे। यह प्रत्येक नागरिक को जंगलों, झीलों, नदियों और वन्य जीवन सहित प्राकृतिक पर्यावरण की रक्षा और सुधार के लिए प्रतिबद्ध करता है। पर्यावरण का संदर्भ राज्य नीति के मौलिक सिद्धांतों के साथ साथ मौलिक अधिकारों में भी किया गया है। देश के लिए स्वस्थ वातावरण सुनिश्चित करने के लिए भारत में पर्यावरण विभाग की स्थापना 1980 में की गई। यह बाद में 1985 में पर्यावरण और वन मंत्रालय बन गया। पर्यावरण और वन मंत्रालय 1985 में स्थापित किया गया था, जो आज पर्यावरण संरक्षण को विनियमित करने और सुनिश्चित करने के लिए देश में सर्वोच्च प्रशासनिक निकाय है और उसी के लिए कानूनी और नियामक ढांचे को तैयार करता है। 1970 के दशक के बाद से कई पर्यावरण विधानों को रखा गया। MOEF और प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड CPCB अर्थात केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड और SPCB अर्थात राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड मिलकर इस क्षेत्र के नियामक और प्रशासनिक कोर का निर्माण करते हैं। इसके अतिरिक्त राष्ट्रीय हरित अधिकरण अधिनियम 2010 पर्यावरण संरक्षण और संरक्षण के संबंधित मामलों के प्रभावी और शीघ्र निपटान के लिए एक राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण की स्थापना के लिए लागू किया गया। जंगलों और अन्य प्राकृतिक संसाधनों सहित पर्यावरण से संबंधित किसी भी कानूनी अधिकार को लागू करने और व्यक्तियों और संपत्ति को नुकसान के लिए राहत और मुआवजा देने के लिए तथा इससे जुड़े अन्य मामलों या आकस्मिक उपचार के लिए इसकी स्थापना की गई है। संवैधानिक प्रावधान कई कानूनों,
अधिनियमों, नियमों और सूचनाओं द्वारा समर्थित हैं। EPA अर्थात पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 भोपाल गैस त्रासदी के तुरंत बाद लागू हुआ और इसे एक व्यापक कानून माना जाता है क्योंकि यह मौजूदा कानूनों में कई अंतराल भरता है। इसके बाद जैसी समस्याएं उत्पन्न होने लगी, बड़ी संख्या में वैसे ही कानून अस्तित्व में आए। इसका एक उदाहरण है 1989 में खतरनाक अपशिष्ट की हैंडलिंग और प्रबंधन के नियमों का लागू होना। पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 केंद्र सरकार को पर्यावरणीय गुणवत्ता की रक्षा और सुधार, सभी स्रोतों और प्रदूषण को कम करने तथा पर्यावरणीय आधार पर किसी भी औद्योगिक सुविधा की स्थापना, संचालन अथवा संचालन को प्रतिबंधित करने के लिए अधिकृत करता है। पर्यावरण संरक्षण नियम 1986 पर्यावरण प्रदूषकों को उत्सर्जन या निर्वहन के मानक स्थापित करने के लिए प्रक्रियाएं निर्धारित करते हैं। खतरनाक अपशिष्ट प्रबंधन और हैंडलिंग नियमों का उद्देश्य खतरनाक कचरे के उत्पादन, संग्रह, उपचार, आयात, भंडारण और हैंडलिंग को नियंत्रित करना है। खतरनाक अपशिष्टों के निर्माण, भंडार और आयात नियमों को 1989 में लागू किया गया, जिसके द्वारा इस संदर्भ में इस्तेमाल की जाने वाली शर्तों को परिभाषित किया गया और एक वर्ष में एक बार निरीक्षण करने के लिए प्राधिकरण की स्थापना की गई, जो खतरनाक रसायनों और पृथक भंडारण सुविधाओं से जुड़ी औद्योगिक गतिविधि है। सन 1989 में द मैन्युफैक्चर, यूज, इम्पोर्ट, एक्सपोर्ट एंड स्टोरेज ऑफ हैजर्डस माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, जेनेटिकली इंजीनियर्ड ऑर्गेनिजम्स और सेल्स रूल्स अर्थात खतरनाक सूक्ष्म जीवों, आनुवंशिक रूप से इंजीनियर्ड जीवों या कोशिकाओं के निर्माण, उपयोग, आयात, निर्यात और भंडारण से संबंधित नियमों को लागू किया गया, जिससे जीन प्रौद्योगिकी और सूक्ष्म जीवों के अनुप्रयोग के संबंध में पर्यावरण, प्रकृति और स्वास्थ्य की रक्षा की जा सके। 1991 में पब्लिक लायबिलिटी इंश्योरेंस एक्ट व रूल्स अमेंडमेंट अर्थात सार्वजनिक देयता बीमा अधिनियम और नियम संशोधन पारित किए गए, जिससे किसी भी खतरनाक पदार्थ को संभालने के दौरान हुई दुर्घटना से प्रभावित व्यक्तियों को तत्काल बीमा राहत प्रदान की जा सके। 1995 में राष्ट्रीय पर्यावरण न्यायाधिकरण अधिनियम व्यक्तियों, संपत्ति और खतरनाक पदार्थों को शामिल करने वाली किसी भी गतिविधि से उत्पन्न पर्यावरण को नुकसान के लिए मुआवजा देने के लिए बनाया गया है। 1997 में राष्ट्रीय पर्यावरण अपील प्राधिकरण की स्थापना की गई, जो कि पर्यावरण संरक्षण अधिनियम के तहत चिन्हित कुछ सुरक्षा उपायों के अधीन या निर्धारित किए गए खास औद्योगिक वर्गों से संबंधित अपील सुन सकें। सन 1998 में बायोमेडिकल वेस्ट प्रबंधन और हैंडलिंग नियम पारित किए गए, जो नियम स्वास्थ्य देखभाल संस्थानों पर एक कानूनी बंधन है, जो अस्पताल के कचरे जैसे अलगाव, निपटान, संग्रह और उपचार की उचित हैंडलिंग की प्रक्रिया को कारगर बनाने के लिए पारित किए गए हैं। औद्योगिक परियोजनाओं को स्थापित करने के लिए साइट का चयन करते समय जो सावधानियां बरती जानी चाहिए, उनका उल्लेख करने हेतु पर्यावरण औद्योगिक परियोजना नियम 1999 में पारित किए गए। सन 2000 में नगर पालिका ठोस अपशिष्ट प्रबंधन और हैंडलिंग नियम बनाए गए। नगर पालिका ठोस कचरे के संग्रह, पृथक्करण, भंडारण, परिवहन, प्रसंस्करण और निपटान के लिए जिम्मेदार प्रत्येक नगर पालिका प्राधिकरण पर यह नियम लागू होते हैं।
ओजोन घटाने वाले पदार्थों के उत्पादन और खपत के नियमन के लिए ओजोन हटाने वाले पदार्थ विनियम और नियंत्रण नियम निर्धारित किए गए हैं जो सन 2000 से लागू। ध्वनि प्रदूषण को कम करने के लिए वह किसी भी सांस्कृतिक या धार्मिक उत्सव के अवसर पर रात के समय के दौरान लाउडस्पीकर या पब्लिक एड्रेस सिस्टम के उपयोग की अनुमति से संबंधित आवश्यक नियम व शर्तें शोर प्रदूषण विनियम और नियंत्रण संशोधन नियमों के रूप में सन 2002 में लागू किए गए। जैविक विविधता के संरक्षण, इसके घटकों के सतत उपयोग और जैविक संसाधनों के उपयोग से उत्पन्न होने वाले लाभों का उचित व न्याय संगत साझाकरण और इससे जुड़े ज्ञान के लिए जैविक विविधता अधिनियम सन 2002 में लागू किया गया। वन तथा वन्य जीवन संरक्षण के लिए भारत में लागू प्रमुख कानून व नियमों में से हैं द इंडियन फॉरेस्ट एक्ट तथा इसका 1984 का संशोधन, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1977 के नियम तथा 1991 का संशोधन, फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट तथा इसके 1981 के नियम, भारतीय वन अधिनियम 1972 तथा संशोधन 1984, वन से संबंधित सभी कानून, वन उपज के पारगमन और लकड़ी व अन्य वन उपज पर देय शुल्क को समेकित करता है। वन संरक्षण नियम तथा अधिनियम वनों के संरक्षण के लिए लागू कानून है। 1972 का वन्य जीव संरक्षण अधिनियम, 1973 के नियम तथा 1991 का संशोधन पक्षियों और जानवरों की सुरक्षा के लिए लागू किया गया है। इसके अतिरिक्त ये उन सभी तत्वों के संरक्षण के लिए लागू है जो इससे जुड़े हैं, चाहे वह जानवरों व पक्षियों का निवास स्थान हो, जलाशय हो या उनके जीवन को बनाए रखने वाले जंगल अथवा अन्य कोई तत्व हो। जल पर्यावरण संरक्षण के लिए एक अमूल्य तत्व है। इसके संरक्षण के लिए अनेकों कानून भारत में लागू हैं, जिनमें से प्रमुख के नाम हैं द ईजमेंट्स एक्ट 1882, द रिवर बोर्ड्स एक्ट 1956, द मर्चेंट शिपिंग एक्ट 1970, द वाटर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ पोल्यूशन एक्ट 1974, द वाटर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ पोल्यूशन सेस एक्ट 1977, द वाटर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ पोल्यूशन सेस रूल्स 1978, कोस्टल रेगुलेशंस जोन नोटिफिकेशन 1991। भूजल एक संसाधन है जिसे भूमि अधिकार का ही एक हिस्सा मानते हुए ईजमेंट एक्ट निजी अधिकारों के तहत इस संसाधन का उपयोग करने की अनुमति भूमि के अधिकारी को देता है। रिवर बोर्ड अधिनियम राज्यों को अंतर्राज्य सहयोग में मुद्दों को हल करने के लिए एक सलाहकार नदी बोर्ड स्थापित करने में केंद्र सरकार को नामांकित करने के लिए सक्षम बनाता है। कानूनों की इस श्रृंखला में एक कड़ी है मर्चेंट शिपिंग अधिनियम, जिसका उद्देश्य एक निर्दिष्ट त्रिज्या के भीतर तटीय क्षेत्रों में जहाज़ों से उत्पन्न होने वाले कचरे से निपटना है। जल अधिनियम अर्थात जल प्रदूषण की रोकथाम तथा नियंत्रण अधिनियम 1974 जल प्रदूषण को रोकने तथा पानी के संरक्षण के लिए एक संस्थागत संरचना स्थापित करता है। यह पानी की गुणवत्ता और प्रवाह के लिए मानक स्थापित करता है। प्रदूषणकारी उद्योगों को अपशिष्ट निकायों में अपशिष्टों के निर्वहन की अनुमति लेनी होगी। इसी अधिनियम के तहत CPCB अर्थात केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड का गठन किया गया है। द वाटर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ पॉल्यूशन सेस एक्ट 1977 जल उपभोग करने वाले उद्योगों और स्थानीय अधिकारियों पर उपकर या शुल्क वसूलने का प्रावधान करता है। इसके अतिरिक्त जल प्रदूषण की रोकथाम और नियंत्रण उपकर नियम 1978 में मानक परिभाषाएं दी गई हैं
तथा यह बताया गया है कि मीटरों के प्रकार और वे कौन से स्थान रहेंगे जो पानी के प्रत्येक उपभोक्ता को लगाने हैं। तटीय विनियमन क्षेत्र अधिसूचना 1991 विभिन्न तटीय गतिविधियों पर नियम लगाती है। इन गतिविधियों में निर्माण गतिविधि भी शामिल है। यह बैकवाटर्स का भी संरक्षण करता है। वायु प्रदूषण की रोकथाम के लिए भी भारत में अनेक कानून लागू हैं, जिनमें से प्रमुखतः हैं फैक्ट्रीज एक्ट, एयर रूल्स, एटॉमिक एनर्जी एक्ट और मोटर व्हीकल्स एक्ट। आइए इन कानूनों के बारे में जानते हैं। फैक्ट्रीज एक्ट 1948 तथा इसका 1987 का संशोधन श्रमिकों के काम करने के माहौल के लिए चिंता व्यक्त करने वाला प्रथम कानून था। 1987 के संशोधन ने इसके पर्यावरणीय नज़रिए को बढ़ाया तथा खतरनाक प्रक्रियाओं के लिए इसके क्षेत्र का विकास किया। वायु प्रदूषण अधिनियम अर्थात वायु प्रदूषण की रोकथाम तथा नियंत्रण अधिनियम 1981 वायु प्रदूषण के नियंत्रण तथा उन्मूलन के बारे में बात करता है। यह इस अधिनियम को CPCB को लागू करने की शक्ति सौंपता है। वायु प्रदूषण की रोकथाम तथा नियंत्रण नियम 1982 बोर्ड की बैठकों तथा उन्हें सौंपी गई शक्तियों की प्रक्रियाओं को परिभाषित करता है। 1982 का परमाणु ऊर्जा अधिनियम रेडियो एक्टिव कचरे के बारे में बात करता है। वायु प्रदूषण की रोकथाम तथा नियंत्रण संशोधन अधिनियम 1987 केंद्रीय तथा राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्डों को वायु प्रदूषण की गंभीर आपात स्थितियों से निपटने का अधिकार देता है। मोटर वाहन अधिनियम 1988 में कहा गया है कि सभी प्रकार के खतरनाक कचरे को अच्छी तरह से पैक, लेबल तथा परिवहन किया जाना है। इसी के साथ हम इस सूचना के अंत तक आ पहुँचे हैं। हमसे संपर्क साधने के लिए डायल करें 019782211452। विधिक सेवा प्राधिकरण बिलासपुर की ओर से। समय देने के लिए धन्यवाद।